नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। आज वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम आज चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी को जीवन योग्य बनाता है। सीधी बात है, ये हमारी पृथ्वी है, इसी के ऊपर चारों तरफ क्या है? गैसों की जो परत है। किसकी परत? गैसों की जो परत है, जो हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है? टिका हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान और ओजोन जैसी महत्वपूर्ण गैसें, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, धूल के कण यानी कि डस्ट पार्टिकल की मात्रा और उसके मिश्रण को वायुमंडल का संगठन कहते हैं। इन सब के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले कौन सी गैस है? नाइट्रोजन देख लेते हैं। यह हमारी वायुमंडल में कितना? 78% पाई जाती है। ये कितना पाई जाती है? 78। यानी सभी गैसों में सबसे ज्यादा गैस हमारे वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। यह रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस है। यह पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। यह बिजली जब चमकती है तो यह नाइट्रोजन के यौगिक क्या है? नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यह दहन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित। मतलब अगर आग कहीं जल रही है, इसके छिड़काव से फिर आग में वृद्धि नहीं होगी, वही क्या है? नियंत्रित करती है। अगली गैस है, कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन यानी कि O2। यह वायुमंडल में कितना? 21% पाई जाती है। कितना? 21%। इसको प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु, क्योंकि ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है। किसको? जीवों की, मतलब जो जितने भी जीव जंतु हैं, इनके श्वसन क्रिया में कौन सी भाग लेती है गैस? ऑक्सीजन। ये भी रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और ये पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये चिकित्सा क्षेत्र में रोगियों को ऑक्सीजन यहाँ से दी जाती है। तो बताइए, पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण लेते हैं वायुमंडल से? ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं, लेकिन कौन सी गैस को लेते हैं? अगला है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। यह वायुमंडल में 0.03 से या 0.04% इसकी मात्रा पाई जाती है। यह पौधों के प्रकाश संश्लेषण में इसका होता है क्या? प्रयोग। यानी इसी की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायक है। इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस भी इसे कहा जाता है। ये जीवों के श्वसन और ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 को बाहर छोड़ते हैं। और जब ईंधन जलता है, यानी कुछ भी जलाओगे, तब भी क्या निकलता है? CO2 बाहर निकलता है। अधिक मात्रा में होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी कि वैश्विक तापन बढ़ता है। ये भी रंगहीन और गंधहीन है। सीधी बात है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये सूर्य से प्रकाश को तो आने देती है, परंतु जाने नहीं देती है। उसी को क्या कहा जाता है? वही क्या है? ग्रीन। उसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, है ना। मतलब ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है ठंडे प्रदेशों में, सूर्य के प्रकाश को आने देते हैं, जाने नहीं देते हैं, यानी कांच लगाया जाता है, कांच का घर।
तो उससे हरे भरे पेड़ पौधे उगते हैं। उसी तरह कौन काम करता है? CO2 काम करता है। ये सूर्य के प्रकाश को तो आने देता है, लेकिन पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जाने नहीं देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जब इसकी मात्रा बढ़ेगी, किसकी? CO2 की, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि सूर्य के प्रकाश को तो अतिरिक्त आने देगा, लेकिन जाने और ज्यादा नहीं देगा, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। वही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। ओजोन गैस, कौन सी गैस? ओजोन। ओजोन एक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है। क्या है? O3। यह तीन ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में, किस मंडल में पाई जाती है? समताप, लगभग मान लीजिए 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह सूर्य के आने वाली यूवी यानी पराबैंगनी किरणों को रोकती है, या अवशोषित कर लेती है, या परावर्तित कर देती है। यह पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में, जीवन की रक्षा में कहाँ? पृथ्वी पर। इसी की ओजोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सीधी बात है, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। देखते हैं, ओजोन क्षय से त्वचा कैंसर, कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर और आंखों की बीमारियां बढ़ सकती हैं, यानी बढ़ जाती हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन पृथ्वी पर सुरक्षात्मक कवच यानी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये भी याद रखना है। एक डाटा और याद रखना है जो कि इसमें नहीं लिख पाए हैं। ओजोन गैस हमारे वायुमंडल में 0.0000001% पाई जाती है। इतना ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाए ओजोन परत में क्षरण कहाँ देखा गया, ये भी याद रख लेना है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, वायुमंडल में मौजूद बहुत छोटे कणों को धूल कण कहते हैं। ये मिट्टी, राख, धुआं, समुद्री नमक और पराग कण आदि से बनते हैं। धूल के कण वायुमंडल में संघनन केंद्र का काम करते हैं, जिससे बादल और वर्षा बनने में सहायता, यानी बरसात करने में धूल के कण सहायता करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर धूल के कण हैं और यहीं पर और क्या है? यहीं पर धूल के कण हैं और यहीं पर क्या है? और यहीं पर जलवाष्प है। क्या है? जलवाष्प है। अब जब जलवाष्प है और धूल के कण हैं, जलवाष्प है, तो जो जलवाष्प है उसको धूल के कण अपनी तरफ क्या करेगा? अवशोषित करेगा, जिससे इसका आकार बढ़ जाएगा, यानी किसका? इसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका? जलवाष्प का। क्योंकि धूल के कण सबको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, तो इसका घनत्व बढ़ेगा। यानी जब वजन बढ़ेगा, पृथ्वी एक बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण, फिर खींच लेगी नीचे, यानी बारिश होगी, है ना। यानी कि संघनन होने में धूल के कण और तापमान दोनों की भूमिका होती है। इतनी बातें याद रखना। और इससे धूल के कण से और क्या होता है? सूर्यास्त, यानी सूर्य जब अस्त होता है, सूर्योदय यानी सूर्य जब निकलता है, उस समय आकाश के लाल रंग का एक कारण है, यानी धूल के कण के कारण आकाश सुबह शाम लाल दिखाई देता है। इतनी बातें याद रखना है। अधिक धूल प्रदूषण बढ़ाती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल के कणों की यात्रा अधिक होती है, धूलों के कणों की मात्रा अधिक होती है। ज्वालामुखी विस्फोट और उद्योगों से भी धूल के कण वायुमंडल में पहुंचते हैं। जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, वायुमंडल में जल के गैसीय रूप को जलवाष्प कहते हैं। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, यानी बर्फ, पानी और जलवाष्प। इतनी बातें यहाँ पर याद रखना है। यह महासागर, नदियां, झीलों और पौधों से होने वाले वाष्पीकरण वायुमंडल में पहुंचाती हैं। यानी कि नदियों से
और कहाँ झीलों से वाष्पीकरण होकर पहुंचता है, और कहाँ से पेड़ पौधों से कैसे पहुंचता है, किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह बादल वर्षा, ओस, कोहरा और हिम बनाने में सहायता करती है। मतलब जलवाष्प अगर नहीं है वायुमंडल में तो ना बादल बनेगा, जब बादल नहीं बनेगा तो वर्षा नहीं होगी, ओस भी नहीं होगा, कोहरा भी नहीं होगा, और हिम बनने का तो सवाल नहीं है। जलवाष्प सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है, और पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है। यानी कि जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। इतनी बातें याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड तो करता ही है। अधिक जलवाष्प होने पर आर्द्रता बढ़ जाती है। किसकी? अगर जलवाष्प ज्यादा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जलवाष्प अधिक तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम होता है। और एक फैक्ट ये भी याद रखना है, भूमध्य रेखा पर 4% जलवाष्प और ध्रुवों पर 1% जलवाष्प होता है। इतनी बातें। और रेगिस्तान में लगभग 0% लगभग होता है क्या? जलवाष्प। अब देखेंगे वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें धरातल से मुख्यतः कितने भागों में बांटी गई है? 5 भागों में। कौन कौन सा मंडल है? यहां पर याद कर लेते हैं। क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। समताप मंडल उसके बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्जात मंडल। याद रखना, जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है। फिलहाल एक एक यहाँ पर हम देखते हैं। वायुमंडल की परतों को देखते हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5। सबसे पहले परत कौन सी है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी? यही क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी की सतह से लगी है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। कहाँ पर? ये ध्रुव है 90 अंश उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर कितना है? 18 किलोमीटर। ये बातें याद रखना। वायुमंडल की 75% गैसें इसी मंडल में पाई जाती है। यानी 8 से 18 किलोमीटर के मध्य ही कितना? 75% गैसें यही मिलती है। जलवाष्प और धूल के कण सबसे ज्यादा इसी परत में मिलती हैं, मिलेंगी ही। बादल, वर्षा, पौधे, आंधी, तूफान, ओस और कोहरा जैसी सभी, यानी सीधी बात है, सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इसलिए इसे मौसम की परत भी कहा जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, ये याद रखना है। 1 किलोमीटर ऊंचा ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम, यानी कि ये 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। पृथ्वी के निकट वायुदाब अधिक तथा ऊपर जाने पर कम हो जाता है। जीव जंतुओं और मानव जीवन के लिए आवश्यक गैसें इसी परत में उपलब्ध होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल स्थित है। कौन सा मंडल? अगला मंडल पढ़ेंगे समताप मंडल पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल की दूसरी परत को समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल की बात हो रही है? क्षोभ मंडल। ये ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा। यहाँ नीचे कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। कितना? यहाँ 8 किलोमीटर, यहाँ 18। इसी के ऊपर कौन सी परत है? समताप मंडल। कितना है? 50 किलोमीटर इधर भी, 50 किलोमीटर इधर भी। इतनी बातें याद रखना। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। इस परत में क्या होता था? घटता था तापमान। ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ओजोन गैस। यानी कि इसी परत में कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन। यानी कि ओजोन परत यहीं पर पाई जाती है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच समताप मंडल में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी रे को क्या करती है? अवशोषित करती है या परावर्तित करती है। इस परत में जलवाष्प और धूल के कण बहुत कम होते हैं। यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? हवाई जहाज उड़ाया जाता है। यानी पायलट यहीं पर हवाई जहाज इसी परत में उड़ाना चाहते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। इतनी बातें थी, याद रखना है। मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल, मेजोस्फीयर। समताप मंडल के
ऊपर स्थित वायुमंडल की ये तीसरी परत है। कौन सी परत है? तीसरी। क्षोभमंडल, समताप मंडल, उसके बाद कौन सा मंडल है? यही मंडल है, मध्य मंडल। इसके ऊपर 50 किलोमीटर यहाँ था, 50 से कितना है ये? 80 किलोमीटर। इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान तेजी से घटता है। क्या होता है? यहाँ पर भी तापमान तेजी से घटता है। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। यहाँ तापमान माइनस में लगभग 90 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ कहाँ पर? मध्यमंडल में। इस परत में उल्का पिंड प्रवेश करते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो रात को हम टूटते हुए तारे देखते हैं, इसी मंडल में आते हैं। आने के बाद यहीं पर क्या होता है? इसी मंडल में घर्षण होता है और जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये बातें याद रखना। यहाँ वायु बहुत पतली होती है और दबाव बहुत कम। जलवाष्प और धूल के कण लगभग यहाँ नहीं पाए जाते हैं। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा मध्य सीमा कहलाती है। अगला है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयन मंडल वायुमंडल का वह भाग है जो मुख्यतः तापमंडल भी क्या है? तापमंडल के भीतर पाया जाता है। यह लगभग 60 से लेकर 1000 किलोमीटर। कितना है? लगभग, यहाँ पर ये डाटा थोड़ा सा डाउट लग रहा है, गलत है। कितना है? 80 से लेकर कितना? 640 किलोमीटर। कितना है? 640 किलोमीटर ऊंचाई तक। इस परत में सूर्य की किरणों के प्रभाव से गैसें क्या होता है? आयन में बदल जाती हैं। गैसें आयन में बदल जाती हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन क्या है? आयन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। इसी के कारण दूर दराज के स्थानों पर रेडियो संचार संभव है। क्या होता था पहले? जो रेडियो, उसका सिग्नल इसी मंडल में, जो यहाँ पर गैसों के आयन पाए जाते हैं, यहीं से क्या होता है? यही आयन जो रेडियो की तरंगें है, इसको परावर्तित कर देती थी, मतलब वापस धरातल पर भेजती थी। इतनी बातें याद रखना है। यहाँ जीपीएस और रेडियो सिग्नल को क्या यह जीपीएस और रेडियो सिग्नल को प्रभावित भी कर सकती है। यहाँ कभी कभी ध्रुवीय ज्योति अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस दिखाई देती है। किस मंडल में? आयन मंडल में। ध्रुवीय क्षेत्रों में यह प्रकाश अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसको हम आगे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस को देखेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। बहिर्जात मंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई 640 से अधिक, लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये 640 है, 640 किलोमीटर। यह वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की संक्रमण परत है। यहाँ वायु बहुत ही अत्यंत विरल यानी बहुत कम है। गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं और यह आपस में टकराते नहीं हैं। मुख्य गैसें हल्की होती हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम। इस परत में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर यहाँ पर होता है। कुछ कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में भी चले जाते हैं। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का कौन है? चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कारमन रेखा। कारमन रेखा समुद्र तल से कितना? 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। कोई खींची नहीं गई है, कल्पना किया गया है। एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक कल्पना किया था। यह पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष को क्या करती है? अलग करती है। बस इतनी याद रखना है बातें। कारमान रेखा क्या करती है? वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष को अलग करती है। इसका नाम, किसका नाम? इसी कारमान का हंगेरियन अमेरिकी क्या है? एयरोस्पेस इंजीनियर, नाम क्या है? थियोडोर वान कारमन के नाम पर रखा गया है। इस ऊंचाई पर वायु इतनी पतली हो जाती है कि विमान के पंखों से लिफ्ट क्या है? बनाना संभव नहीं होता। यहाँ से आगे उड़ान केवल रॉकेट यान के माध्यम से ही संभव है। यानी कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर यहाँ पर विमान यानी पंखा वाला विमान, पंखे वाले जहाज यहाँ पर नहीं चल पाएंगे। यहाँ सिर्फ रॉकेट ही उड़ सकते हैं। इसे पार करने के लिए व्यक्ति
क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। यानी 100 किलोमीटर ऊंचाई पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पार कर गया तो उसको क्या कहा जाएगा, इसको अंतरिक्ष यात्री बोलेंगे। जैसे भारत की रेखा को पार करके अगर आप आए हैं, घूम कर आए हैं, यात्रा करके आए हैं, तो आपको अंतरराष्ट्रीय यात्री माना जाता है। वैसे 100 किलोमीटर यानी कारमान रेखा को पार करके अगर आप आए हैं तो आपको अंतरिक्ष यात्री माना जाएगा। यह सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई है। यह एक काल्पनिक रेखा है, इतनी बातें याद रखना है। इसे फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल यानी FAI द्वारा भी मान्यता इसको मिली है। यह वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की आधिकारिक सीमा के रूप में प्रयोग की जाती है। सूर्य तप, इंसुलेशन, सोलर रेडिएशन, और इसको क्या कहते हैं देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सूर्य हमको गर्मी ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, उसी को सूर्य तप कहते हैं। ये बातें याद रखना। यानी कि हम आगे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले क्या है, उपसौर। क्या है, उपसौर नहीं, अपसौर है, सॉरी। अपसौर कब होता है, सीधी बात है, ऐसे समझ लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है, यहां पर पृथ्वी है। जब सूर्य से दूर होगी पृथ्वी, उसको क्या कहेंगे, अपसौर। अब कब होगा, 4 जुलाई को। कब होता है अपसौर, 4 जुलाई को। कितना किलोमीटर दूर, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी किससे, सूर्य से। इसी को क्या कहते हैं, अपसौर। क्या होते हैं, अपसौर। उस समय जब अपसौर होगा तो यहाँ पृथ्वी पर तापमान क्या होगा, कम होगा, यानी सूर्य तप प्रभावित हो गया। और जब नजदीक होगी तो कब होगी, 3 जनवरी। और 3 जनवरी को ही क्या कहते हैं, उपसौर। 3 जनवरी को क्या होगा, उपसौर। नजदीक होगी पृथ्वी, और कितना नजदीक होगी, 14.7 करोड़ किलोमीटर, जिससे अपेक्षाकृत तापमान पृथ्वी पर अधिक होता है। अब देखते हैं, अक्षांश भी प्रभावित करता है, यानी लैटिट्यूड भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, सूर्य तप को। कैसे, भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए सूर्य तप अधिक। और ध्रुवों की ओर जाने पर यह क्या होता है, तिरछा हो जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। यहाँ पर सूर्य तप कम मिलेगा और भूमध्य रेखा पर अधिक मिलेगा। सूर्य की किरणें जितनी सीधे किरणें होती है उतनी अधिक ऊर्जा मिलती है, इतनी बातें याद रखना। आगे देखते हैं, वायुमंडल की स्थिति। बादल, धूल, धुआं और जलवाष्प सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, सूर्य तप की किरणों को रोकते, यानी सूर्य की किरणों को रोकते हैं या परावर्तित कर देते हैं, जिससे सूर्य तप कम या ज्यादा होता है। समुद्र तल से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। हमने देखा है क्षोभ मंडल में जब ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य तप अधिक मिलता है। दिन और रात की अवधि, दिन की या रात की अवधि मतलब लेंथ ऑफ डे। लंबे दिन में अधिक तथा सूर्य की रोशनी मिलने से सूर्य तप अधिक होता है। जैसे आपको पता है 21 जून को कहां पर, मकर रेखा पर सूर्य होता है, उस समय सूर्य तप अधिक मिलेगा। लेकिन 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है, मकर रेखा। 21 जून को कहाँ, कर्क, और 22 दिसंबर को कहाँ, मकर। तो जब दिसंबर में मकर रेखा पर जाएगा तो यहाँ पर सूर्य तप कम मिलेगा, यहाँ पर ठंडा होगा मौसम, यहाँ पर गर्म होगा। ये बातें याद रखना। मौसम, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य तप अधिक और शीत ऋतु में कम, ये भी तो हमें पता ही है। बादल, धूल के कण, जलवाष्प आदि वायुमंडल की स्थिति में देखते हैं। जलवाष्प आदि सूर्य की किरणों को रोकते या परावर्तित करते हैं, जिससे सूर्य तप कम हो जाता है। सूर्य की किरणों के कोण, सीधी किरणें अधिक ऊर्जा देती है, जबकि तिरछी किरणें कम ऊर्जा देती हैं। वायुमंडल की पारदर्शिता यह तय करती है कि कितनी सौर ऊर्जा धरातल तक पहुंचेगी। और क्या, सौर कलंक, ये हमारा सूर्य है, इसमें काले धब्बे जो पाए जाते हैं, इससे ये भी सूर्य तप को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखेंगे अरोरा बोरियालिस, ये क्या होता है, ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश है
इसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है जो आकाश में दिखाई देती है। यह घटना तब होता है जब सौर वायु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है। टकराव के कारण ऊपरी वायुमंडल की गैसें ऊर्जा छोड़ती हैं और प्रकाश उत्पन्न करती हैं। यह प्रकाश आमतौर पर उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का। ऑक्सीजन से हरा और लाल रंग बनता है, नाइट्रोजन से नीला और बैंगनी रंग बनता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसी घटना को क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की सुरक्षा की प्रक्रिया का परिणाम है। सीधी बात है, इतनी बातें याद रखना है। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर जो प्रकाशीय पुंज बनेगा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर प्रकाशीय पुंज बनेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा उसे अरोरा बोरियालिस कहेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में देखा गया। और दक्षिणी गोलार्ध में उसी प्रकाशीय पुंज को सेम घटनाएं यहाँ पर है, इसी को अरोरा क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। इतनी बातें याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं, कि वही यहाँ पर लिखा गया है, इसको हमें पढ़ लेना है। अब देखेंगे अल्बिडो, अर्थ पृथ्वी का अल्बिडो। ये क्या है? अल्बिडो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर पहुंचे, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर दिए गए उष्मा और प्रकाश को क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं। तो फिर हमें क्या देखना है? अल्बिडो। अल्बिडो क्या है? जो सूर्य का प्रकाश आया ये धरातल पर, यानी हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्या हो गया? परावर्तित हो गया। उसी को क्या कहेंगे? अल्बिडो। क्या कहते हैं? अल्बिडो। मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है, यहां से प्रकाश आया, कितना यूनिट आया? 100, यानी 100। अब 100 में से ये धरातल पर पहुंचेगा, 100 तो आ रहा है, लेकिन 100 में से ये 35 यूनिट ये धरातल पर पहुंच ही नहीं पाएगा, धरातल पर पहुंचने से पहले ही वापिस हो जाएगा। उसी को अल्बिडो कहते हैं। इतनी बातें हमको याद रखना था। अब इसमें से सबसे ज्यादा किसके द्वारा परावर्तित होती है? तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा? बादल द्वारा। किसके द्वारा? बादल। किसके द्वारा सबसे ज्यादा क्या होता है? परावर्तित होता है, तो बादल द्वारा। कितना यूनिट? याद रखना, 27। बादल के बाद फिर किसके द्वारा? धूल के कण। किसके कारण? धूल के कण। कितना यूनिट है? 6। और फिर ग्लेशियर। कितना यूनिट? 2। कितना यूनिट हो गया? 6 2 8 और 7 15। कितना हो गया? 6 2 8 7 15, 5 हाथ से लगा 1 2 1 3, यानी 35 यूनिट। यही क्या है? अल्बिडो है। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।